एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल होती है, कबाड़े का उसका बिजनेस होता है, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं होती, उसके 4 बच्चे होते हैं, जो बड़ी वाली लड़की होती है वो भी अब शादी योग्य हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर उसके पास 2 लड़कियाँ आती हैं। वो कहती हैं कि हम नेटवर्किंग का काम किया करते हैं, लैपटॉप लेकर आती, सूट वूट पहन कर आती हैं। जब उन लड़कियों को पहली बार ये अपने कबाड़ खाने में देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, उसके बाद इसका जो जीवन बदलता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इसकी लड़की के शादी के लाले पड़ जाते हैं, इसे लोगों से पैसा मांगना पड़ता है। अब तक ये बहुत बड़ा करोड़पति था, बहुत धन दौलत इसके पास थी, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि इसे अपनी लड़की की शादी करने के लिए भी लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के चुन्नीलाल कबाड़ी की हकीकत की घटना है, जिनकी उम्र 50 साल होती है और इनकी पत्नी और इनके 4 बच्चे भी होते हैं। दोस्तों, बड़े ही आराम से चुन्नीलाल अपने कामकाज को किया करता, उसे अपने कामकाज के सिवा कुछ और दिखाई देता ही नहीं। वो ज़्यादातर अपने कबाड़े की दुकान पर ही रहा करता, रात को भी कई बार वहीं पर सो जाया करता। दोस्तों, जो इधर पत्नी होती है उन लोगों को उस कबाड़े से बदबू आया करती, ना तो वो इसके पास जाते और ना ही यहाँ पर चुन्नीलाल का कुछ ज़्यादा ध्यान रखते। जो पत्नी होती है वो ज़्यादातर अपने बच्चों में ही घुल मिल कर रहा करती। एक दिन का वाक़या होता है जब साप्ताहिक छुट्टी होती है, यानी कि संडे का दिन होता है, सभी बाज़ार बंद होता है और यहाँ पर चुन्नीलाल चेयर बिछाकर अपनी कबाड़े की दुकान के सामने बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर टहलती हुई 2 लड़की आती हैं। देखने में दोनों के दोनों बेहद ही खूबसूरत होती हैं। एक का नाम सालू, दूसरी का नाम रेशमा होता है। दोनों की उम्र लगभग 21 से 22 साल के बीच की होती है। इन लड़कियों को देखकर यहाँ पर चुन्नीलाल उनसे कहने लगता है कि बताइए, आप यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आई हैं या कुछ बेचने के लिए आई हैं? तो यहाँ पर ये लड़कियाँ कहती हैं कि हम खरीदने बेचने के लिए नहीं आई, हम तो लोगों की सेवा करती हैं। आप जैसे लोगों की हम सेवा करती हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो अपना लैपटॉप खोलती हैं। पहले तो लैपटॉप में इधर उधर की चीज़ें उन्हें दिखाने लगती हैं, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स उनको दिखाने लगती हैं और यहाँ पर जो चुन्नीलाल होते हैं वो एकदम मोहित हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या इनमें से ये लड़की मुझे मिल सकती हैं? तो वो कहती है कि हाँ साहब, बिल्कुल मिल सकती हैं। तो कितना पैसा लगेगा? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि पैसे की कोई बात नहीं है, अगर आपको चीज़ पसंद आ जाए तो उसके बाद पैसा दे देना। दोस्तों, यहाँ पर पहली बार उसके लिए एक लड़की बुलाई जाती है और लड़की जब यहाँ पर आ जाती है तो चुन्नीलाल यहाँ पर 2-3 घंटे में बड़ा ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर जो पैसे वो डिमांड करती है उससे भी उन्हें ज़्यादा पैसा दे देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर चुन्नीलाल का मन बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो चुन्नीलाल है वो तीसरे दिन उनके पास फिर फ़ोन करता है और कहने लगता है कि क्या आप मुझे भूल गई? क्या मुझे दोबारा सेवा नहीं मिलेगी? यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं मिलेगी, आप बताओ तो सही, आपको कौन सी सेवा चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर फिर उसके मोबाइल पर फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। उनमें से चुन्नीलाल फिर एक लड़की के ऊपर अपनी उंगली टेक देता है, वही लड़की उसे उपलब्ध करा दी जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तो हर दिन चुन्नीलाल यहाँ पर जब भी उसका मन करता वो यहाँ पर लड़कियों को बुला लिया करता। जो उसके पास जमा पूंजी होती है धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगती है। यहाँ पर उसका कामकाज के प्रति भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, बस अब तो वो मस्ती में पड़ा रहता। लगभग 1 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 1 साल बाद यहाँ पर इसकी लड़की की शादी की तैयारियाँ होने लगती हैं और जब इसकी पत्नी इससे कहती है कि मुझे पैसे चाहिए और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, किसी रिश्तेदार से पैसे मांगने पड़ेंगे। पत्नी यहाँ पर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, इतने सारे तो पैसे थे, वो पैसे गए कहाँ?
यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे बिजनेस में घाटा हो गया है, मैंने कुछ सामान खरीदा था और उसे मैंने घाटे में बेच दिया, इसलिए मुझे करोड़ों का घाटा हुआ है और अब मैं घाटे में चल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिश्तेदारों से कुछ पैसे मांग लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ पर पत्नी पता लगाने के लिए कबाड़े की दुकान पर पहुँच जाती है। जो वहाँ पर लोग बाग काम किया करते हैं, जब उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो साहब हैं वो तो यहाँ पर बिगड़ चुके हैं, वो तो लड़कियों को यहाँ पर बुलाते हैं, अय्यासी यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, पत्नी को गुस्सा आता है और पत्नी यहाँ पर अपने पति से कहने लगती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। पति यहाँ पर कहता है ठीक है, मैं भी तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। पंचायत में यहाँ पर तमाम तरह के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सभी बड़े सियाने लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर जब पूरी वाक्य यहाँ पर सुना जाता है तो यहाँ पर पत्नी को ही डांटा जाता है, फटकारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमने ही गलत किया, तुमने अपने पति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसे कबाड़ा समझकर छोड़ दिया। अगर तुम इसको ध्यान देती तो ये इस तरह से नहीं जाता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी को ही डांटा फटकारा जाता है और यहाँ पर पति को भी समझाया जाता है, पत्नी को भी समझाया जाता है। अब यहाँ पर पत्नी उस दुकान पर आने लगती है और खुद यहाँ पर अपने पति के साथ वहीं पर बैठने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम थोड़े से फ्लैशबैक में भी जाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सालू और रेशमा ने इसको बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, सालू और रेशमा जो होती हैं वो लखनऊ की रहने वाली होती हैं, जो आर्केस्ट्रा चलाया करती हैं। वो यहाँ पर आर्केस्ट्रा की नाचने वाली खूबसूरत लड़कियों को अपने इसी तरह के जाल में फंसाती हैं। उनको कहती हैं कि तुम्हें कुछ ही घंटों के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह से लगभग 17 से 18 लड़कियाँ इनकी टीम में होती हैं और ये दोनों के दोनों उस टीम की मालिक होती हैं। इसी तरह से लोगों को फंसाया करती हैं और इसी तरह से ये पैसे कमाने लगती हैं। दोस्तों, 1 साल के अंदर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लिया होता है। अब यहाँ पर जब बात आती है चुन्नीलाल की कि चुन्नीलाल इन लड़कियों के खिलाफ कुछ मामला दर्ज कराए, तो चुन्नीलाल यहाँ पर साफ मना कर देता है कि मैं इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करा सकता, इन्होंने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने अपनी इच्छा के अनुसार ही ये सब काम किया है। इन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ दे दिया जिसे मैं कई जन्मों तक नहीं भोग सकता। 1 साल के अंदर मैंने इतना ज़्यादा सुख भोग लिया है कि अब मुझे किसी सुख की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी अपनी आंखों में आंसू ले आती है। इधर जो लोग बाग बैठे होते हैं वो भी यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक आदमी इस तरह से कैसे बिगड़ सकता है होता है। और साल 2023 से समय आगे बढ़ते बढ़ते साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में ही चुन्नीलाल की बेटी की शादी होती है। रिश्तेदार यहाँ पर उसकी मदद करते हैं और कुछ पैसा उसे देते हैं और फिर यहाँ पर जो चुन्नीलाल है अपने कामकाज में अच्छे से लग जाता है। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है और उसके साथ काम में हाथ बटाती है और फिर यहाँ पर बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी की जाती है। और अब यहाँ पर जो चुन्नीलाल है बिल्कुल सुधर चुका है, अब उसे इस तरह की लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उसकी पत्नी उसके साथ रहती है और यहाँ पर वो अब अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से उसकी बेटी की शादी हो जाती है और फिर अब अच्छे से इसका जीवन आगे बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर पत्नी की कमी थी या नहीं थी, या उस व्यक्ति की कमी थी जिसने ऐसा काम किया था, अपने करोड़ों की धन दौलत इस तरह से लुटा दी थी? आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम भी हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो रतन लाल लोधा का आता है। वो लिखते हैं, इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक बेटे को अपनी माँ बोझ लगती है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसे बेटों से तो पराये ही अच्छे होते हैं। इस कहानी में पुजारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नीलम धन्यवाद के पात्र हैं। इस नालायक बेटे को अपनी करनी का फल मिल गया। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आप इसी तरह की कहानियां हमें सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट हमारे दर्शकों के बीच में साझा किया है। दोस्तों, उसके बाद मुमन श्रीवास्तव जी, माँ तो माँ होती है, बिहार 28 से
ये हमें कमेंट लिखते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों विनोद कुमार जी लिखते हैं कि ये झूठ है। दोस्तों आपको लग सकता है ये झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं है। और उसके बाद जो कमेंट आता है प्रवीण सिंह बलावत का आता है, वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। मनोज जैन लिखते हैं कि ये तो धोखा हुआ है। आप यहाँ पर ठीक कमेंट कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह दिग्विजय तो यहाँ पर लिखते हैं माँ तो ग्रेट होती है, मदर आर ग्रेट्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा लिखते हैं माँ तो माँ होती है, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, माँ का दिल से बहुत बड़ी होती है। माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुमन श्रीवास्तव जी लिखते हैं आपका दिन शुभ हो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राम राम जी। उसके बाद राजेश बरनवाल जी लिखते हैं बहुत ही दुखद कहानी सुनाई, इसको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। प्रवीण जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।